नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट strcat फंक्शन। strcat फंक्शन क्या होता है? इट कॉनकेनेट टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो क्या करता है ना, फर्स्ट स्ट्रिंग में सेकेंड स्ट्रिंग को जोड़ता है। इट कॉनकेनेट सेकेंड स्ट्रिंग इनटू फर्स्ट स्ट्रिंग में उसको ऐड कर देता है। कैसे? सपोज कीजिए कि strcat और हमने str1 और str2 ले लिया है। तो str1 में जो है, सपोज करो कि हेलो है, और str2 में है वर्ल्ड है। तो ये फंक्शन क्या करेगा? str में अब क्या हो जाएगा, जब हम ये फंक्शन राइट करेंगे तो str1 में हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, लाइक दिस। तो इसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? यहां पे भी आप वही हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच वाइड मेन स्ट्रिंग डॉट एच कोनियो डॉट एच वगैरह डालेंगे। मैं सीधा वाइड लिखता हूं, वाइड मेन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। हेडर फाइल आपका जो भी होगा, व्हाटएवर। अब यहां पे हम लेंगे कैर str1, इसका साइज होगा कोई, सपोज करो 30, और एक और ले लेते हैं str2, इसमें हम डाल लेते हैं 30 साइज, इसका भी ले लेते हैं। अब हम यूजर से बोलते हैं इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, पहला स्ट्रिंग डालो। अब हम सीन करा लेते हैं str1, ये एरे टाइप वेरिएबल है, इसमें हम इनपुट करवा लिया। तो इसमें क्या डाला उसने, सपोज करो हेलो डाल दिया। नाउ अगेन सी आउट इंटर सेकेंड स्ट्रिंग सीन str2, क्लियर। अब हमें कॉन्करेंट करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे strcat, इसमें दो पैरामीटर पास करेंगे हम, str1 दैट इज अ फर्स्ट स्ट्रिंग एंड str2। अब जो str2 में जो डाला है वो str में जोड़ देगा, ठीक है। अगर हेलो डाला है तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा str में, और str2 में सिर्फ वही रहेगा, वर्ल्ड ही रहेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सी आउट str1, तो यहां पे आपको ये हेलो वर्ल्ड दिखा देगा, क्लियर। नाउ कल मैंने आपको बताया था कि हर एक कैरेक्टर का एक ASCII वैल्यू होता है। तो विदाउट यूजिंग ABCD हम कैसे A से Z तक डिस्प्ले करा सकते हैं? वेरी सिंपल। मैंने आपको कल बताया था A की जो वैल्यू होती है, ASCII वैल्यू होती है, ASCII वैल्यू जो होती है वो होती है 65 कैपिटल A की, एंड सोन Z की होती है 90, A की कितनी होती है 97, और एंड सोन Z की होती है 112, क्लियर। अब हमें A से Z तक दिखाना है, तो आप क्या करोगे, एक प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे दिखाते हैं, सेम वाइड मेन istream.h वगैरह तो ऊपर होंगे ही। अब यहां पे हम एक लगाएंगे इंट i इक्वल टू 65, सॉरी i एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया इंटीजर टाइप, एक कैर ch कर लिया हमने कैरेक्टर टाइप। अब हम यहां पे फॉर लूप लगाते हैं,
हमें कैप्स में डिस्प्ले कराना है, तो फॉर आई इक्वल टू 65 से आई लेस देन तब तक जब तक कि 90 ना हो जाए, नॉट आई लेस देन इक्वल टू 90 एंड आई प्लस प्लस एक एक बढ़ता रहेगा। क्लियर? नाउ यहां पे सी एच इक्वल टू आई, अब इंटीजर को हम कैरेक्टर में डाल दिए, तो 65 अगर मान लो होगा फर्स्ट टाइम, तो सी एच को आई में डाले तो सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल ए हो जाएगी। और यहां पे हमने दिखा दिया सी आउट सी एच और एक डबल कोट्स कॉमा डबल कोट्स बंद, ताकि ये ना कॉमा करके आए, सिंपल ये होगा। तो यहां पे क्या होगा हमारा, ये दिखाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी एंड सो ऑन जेड कैप्स में। सिर्फ ये लाइन जो है हमारा एक लूप में हम इस तरह से दिखा सकते हैं ए टू जेड। क्लियर? सिमिलरली अगर हमें लोअर केस में दिखाना है सारे अल्फाबेट्स को, तो हम कैसे करेंगे, जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ आई। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 97 एंड दिस वन कहां तक, 112 तक, 112 तक जाएगा आई प्लस प्लस, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है इसको, सेम। तो ये वाला जो होगा ये लोअर अल्फाबेट्स को दिखाएगा। क्लियर? थोड़ी सी और हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं लूप का। बेसिकली क्या है, मैं चाहता हूं कि लूप आपका टोटली क्लियर हो, लूप का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर लूप का क्लियर नहीं हुआ तो आप लूप में ही घूमते रह जाओगे। लूप ऐसा चीज है जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लूप में ही घूमते रह जाएंगे, समझ में कभी नहीं आएगा। इसलिए लूप का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ सवाल उठाइए, उसको कंप्यूटर पे राइट कीजिए, रन कराइए, आउटपुट देखिए उसका। ठीक है? अगर आपको प्रॉब्लम कहीं होती है आप हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स में हम आपको उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। क्लियर? नाउ अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे हम कोई भी नंबर डालें उसका टेबल दिखा दे, उसका टेबल दिखाए। जैसे सपोज करो कि मैंने 2 डाला तो 2 का टेबल दिखाए। तो 2 का टेबल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में ही, ये ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 या 4, ऐसे कुछ पढ़ते हैं, कुछ जैसे भी पढ़ा हो आपने, तो 2 का टेबल है ये। अब 2 का टेबल लॉजिकली हम लिखेंगे कैसे, यूजर हमारा इनपुट क्या करेगा, 2 करेगा, क्योंकि उसे वो जानता है कि मैं 2 डालूं तो 2 का टेबल दिखाए, 5 डालूं 5 का टेबल दिखाए। तो हम लॉजिकली कैसे बना सकते हैं, तो हम ये क्या देख रहे हैं कि 2 इंटू 1 इजकल टू 2, 2 इंटू 2 4, देख रहे हो आप, 2 इंटू 8 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। तो एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। ये जो हमारा है ये पार्ट जो ऑपरेंड से पहले है, पहला ऑपरेटर, ऑपरेटर से जो पहले है ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड, ये हमारा कांस्टेंट है, 2 है। दैट मीन्स यूजर ने जो डाला है वही चल रहा है, और ये वाला जो हमारा एक एक इंक्रीज कर रहा है। इधर आप किसी चीज का कोई भी टेबल ले लो, आप सपोज करो 8 का टेबल है, एंड सो ऑन 80। इस केस में भी देखेंगे तो हम 8, यूजर 8 इनपुट करेगा, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, सेम पैटर्न आ रहा है। दैट मीन्स यूजर कुछ भी इनपुट करे वो 10 टाइम्स, ये कहां तक जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, 10 तक मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करें इंक्रीजिंग 1 1 में, तो हमारा कोई भी टेबल निकल के आ जाता है। तो हमारा लॉजिक यहां पे काम करता है, ये हमें सोचना है कि कैसे निकालना है। तो लॉजिकली हम यहां पे ये देख लिए
हम एक फॉर लूप लगा दें जो i इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक चले और उसमें मल्टीप्लाई करता रहे और दिखाता रहे। दैट्स क्लियर। तो ये सो इजी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पेपर वर्क जरूर होना चाहिए। जब भी आप प्रोग्राम कोई राइट करते हैं तो उसका कंसेप्ट पहले पेपर पे लिखिए, पेपर पे आउटपुट होना चाहिए। अगर पेपर पे आपका आउटपुट लाना आप सीख गए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। नाउ हैज इंक्लूड iostream.h void main int x ले लिया हमने और एक ले लिया res इक्वल टू 0 डाल दिया। ठीक है। अब हम यूजर को बोलते हैं कि भाई आपको जिसका टेबल चाहिए उसका नंबर डालिए। एंटर द नंबर टू जनरेट टेबल। सीन एक्सेप्ट करा लिया x, यूजर ने इनपुट कर दिया x। ठीक है। अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। इंट i इक्वल टू 1, हमने देखा था 1 से लेकर 10 तक वो मल्टीप्लाई 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। नाउ res इक्वल टू x इंटू i। सी आउट res। अब यहां पे क्या होगा, i जब 1 होगा, x मान लो 4 डाला उसने 4, तो i जब 1 होगा रेस में क्या आ जाएगा, रेस में आ जाएगा आपका 4 इंटू 1, 4 आ जाएगा। फिर i इक्वल टू 2, टेस्ट लेस देन 10, यस, तो 4 इंटू 2 8। इसी तरह से एंड सो ऑन 10 आएगा, चलेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, i 10 होगा तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। क्लियर। नाउ i इक्वल टू 11 लूप टर्मिनेट कर जाएगा बिकॉज i शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। तो ये हमारा टेबल हम इस तरह से जनरेट करा सकते हैं। तो लूप का जितना भी आप प्रोग्राम बनाएं, कोई भी किसी तरह का प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट निकाल के आप जो इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कोई भी कैलकुलेटिव चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लूप का यूज भी करना पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा। जब प्रैक्टिस होगी तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतने आप स्ट्रांग होते जाएंगे प्रोग्रामिंग में। देखो बच्चों, होता क्या है, MCA, BCA, MTech बहुत सारे करते हैं। मैं बता रहा हूं 100 स्टूडेंट अगर हम एवरेज लेते हैं, 100 स्टूडेंट जो BCA, MCA, MTech करते हैं, लेकिन उसमें से प्रोग्रामर है ना ओनली 2%, 1 और 2 ही, 100 में से 1, 2, 3, मैक्सिमम 3 ही प्रोग्रामर हो पाते हैं जो एक परफेक्ट प्रोग्रामर होते हैं। 100 में से 3, बाकी कोई नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए लॉजिकली बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसमें काफी मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक क्लासेस, ताकि आप लोग जब MCA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, 10+2 में भी ये है, तो 10+1 में भी 10+1 में भी है और 10+2 में भी है, MCA में भी है, A लेवल में भी है, बाकी कई सारे कोर्सेस में भी है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हो, जो चीजें आपको पाना है, उस चीज की तरफ आपको देखना है, तभी आप पा पाओगे उसे। जब आप उसकी तरफ बढ़ोगे, यानी कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड लेबर ही आपको उस मंजिल तक पहुंचा पाएगा। तो उसके लिए आपको क्लासेस को ढंग से पढ़ना होगा। स्कूल कॉलेज में आप पढ़ते हैं क्लियर, बट आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाते।
थ्योरेटिकली आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे नहीं हो पाता। उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप प्रैक्टिस में है, यू नो एवरीथिंग, अगर नहीं है सब भूल गए। सेम इसमें भी होता है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ा पाएगा। क्लियर? नाउ आपने प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा। प्राइम नंबर्स, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। वैसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है वह प्राइम नंबर कहलाता है। अब जैसे 5, 5 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 6 नो, क्योंकि ये डिवाइड होता है 2 से भी। 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। क्लियर? 7 यस प्राइम नंबर, 7 से ही होगा सिर्फ। 8 नो, ये भी 2 से हो जाएगा। 9 3 से हो जाएगा। तो आपका प्राइम नंबर कौन सा हुआ? ये 10 2 से हो जाएगा। 11 यस 11 से होगा। 12 2 से होगा। 13 यस 13 से ही होगा। नंबर जो अपने आप से सिर्फ डिविजिबल हो तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। अब है कि कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसको हमें करना है तो हमें उतने टाइम से लूप चलाना पड़ेगा। पहले हमें 2 से 3 से 4 से, जैसे 5 को अगर चेक करना है 1 से हम नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 से तो एवरी नंबर इज डिविजिबल, तो 2 से स्टार्ट करें। 2 3 4 5, हमें कितनी बार लूप चलाना पड़ रहा है? 2 3 4 5, 4 टाइम चलाना पड़ रहा है। तो हम ऐसा प्रोग्राम लिखिए कि जिससे छोटा हो जाए। तो इसको हम कंसेप्ट में क्लियर करते हैं। तो सपोज हम बड़ा एक नंबर लेते हैं 11, 11 को हम चेक कराते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं। पहला तरीका है हमारा 2 से लेकर 10 तक हम डिवाइड करें। 2 से लेकर 10 तक डिवाइड करें, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं होता है देन वो प्राइम नंबर है। दैट मीन्स 2 से 10 तक में 11 डिवाइड नहीं होता तो प्राइम नंबर। अगर हम ऐसा चेक कर लें कि 11 का आधा कर लें, दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि हम इंटीजर में 5.5 होगा, बट हम इंटीजर में करेंगे तो 5। अगर 11 2 से 5 तक से डिवाइड नहीं होता है दैट मीन्स वो प्राइम नंबर होगा। मतलब कोई भी नंबर अपने से आधे तक से डिवाइड नहीं होता है तो वह प्राइम नंबर कहलाता है। क्लियर? तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं देखिए। आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। लेकिन हम लॉजिकली यहां पे क्या करेंगे, हाफ तक से ही अगर डिवाइड नहीं होता तो प्राइम नंबर होता है। क्लियर? कुछ चीजें आपको ऐसे ऐसे भी पता लगेगा जिससे आप कहेंगे कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे हाफ तक से डिवाइड नहीं होता तो प्राइम नंबर होता है। एक और चीज हम अभी इसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। तो हैज, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है सबको डिस्प्ले करा दो। ठीक है, ऐसे हम तो ढूंढते रहेंगे एक एक करके डिवाइड करते रहेंगे, लेकिन कंप्यूटर विद इन द सेकेंड आपको डिस्प्ले करा देगा। इंक्लूड iostream.h void main for, हम एक लूप चला रहे हैं int i इक्वल टू 1, 1 से 1000 तक करना है। i लेस देन इक्वल टू 1000 i प्लस प्लस। नाउ अब हमें आधे तक से करना है, यानी कि 2 से लेकर आधे तक से डिवाइड करना है, तो हम एक और यहां पे लूप लगाएंगे। यही यूज है नेस्टेड लूप का। यहां पे हमें यूज समझ में आ रहा है ना कि हम क्यों नेस्टेड लूप यूज करते हैं। तो फॉर j इक्वल टू 2 से हमें स्टार्ट होगा और j तब तक चलेगा जब तक कि i के आधा के बराबर ना हो, और j प्लस प्लस।
ये बंद हुआ। अब हम यहां पे चेक करेंगे, इफ आई मोडुलो जे इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, हमें ये चेक करना है यहां पे कि एक एक करके डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इनने यहां पे चेक किया कि इफ आई मोडुलो नॉट इक्वल टू 0 तो प्राइम नंबर होगा, मतलब डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करे, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं यहां पे, टेस्ट इक्वल टू 1, टेस्ट अगर है तो 0 डाल दे, ठीक है। एल्स टेस्ट में 1 डाल दे, अगर डिविजिबल हो जाता है 1 डाल दे और ब्रेक कर दे, क्योंकि उसको आगे करना ही नहीं है, यहां इस वाले लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस वाले लूप से, इनर लूप से आउट निकलेगा। या ब्रेक का यूज नहीं भी करते हो, लूप को चलने भी दे सकते हो। क्लियर? नाउ ये लूप यहां पे ये बंद हो गया, ये बंद हो, ये क्लोज हो गया और ये होता रहा। अब यहां पे अगर इस वाले लूप पे हम टेस्ट चेक करेंगे कि अब टेस्ट में है क्या, ये डिवाइड करते आया है, इफ टेस्ट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, देन सी आउट आई, तब हमारा क्या हो गया, आई प्राइम नंबर हो गया। क्लियर? और यहां पे हम कर देंगे टेस्ट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये आपका ये फाइंड आउट करेगा। जैसे सपोज करो कि 11 हमने इनपुट करा, तो ये कहां तक डिवाइड करेगा, 2 से लेके 5 तक। अब देखो सपोज 11 के केस में आएगा, 1 से स्टार्ट किया इसने, 1 से तो हमें लेना ही नहीं है, इसको 3 से लेना है, 1 तो होता ही है, ठीक है, 3। तो यहां पे सपोज कीजिए कि 11 जब आता है तो क्या होता है, व्हेन i इज इक्वल टू 11, देन ये लूप जो चलेगा 2 to 5 तक चलेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करेगा, i मेरा कितना है 11 को 2 से डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये ट्रू नहीं हुआ, इसमें आ जाएगा टेस्ट 1 में, या तो ब्रेक कर जाएगा, या आप ब्रेक नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, अगर ब्रेक नहीं भी लिखते हैं तो 1 आ जाएगा, तो टेस्ट में क्या आएगा, 1 डाल देगा, ठीक है। फिर से ये लूप चलेगा, फिर जे हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि 5 तक जानी है, तो 11/3 मोडुलो कितना हो गया, रिमाइंडर 2, फिर से इसी में आया, क्योंकि 0 है ही नहीं रिमाइंडर, तो फिर से यहां पर टेस्ट में 1 ही रहेगा। फिर जे इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4, जब जे इक्वल टू 4 होगा तो 11 में फिर से 4 से डिवाइड करेगा, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर से टेस्ट वाला इसमें आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें जैसे ही आएगा टेस्ट आई मोडुलो जे नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, तो यहां पे हमें है ना, 1 लेना पड़ेगा, यहां पे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू होगा तब उसमें 0 डाल देगा। अगर डिविजिबल है, आई नॉट इक्वल टू 0, देन टेस्ट में 0 डालेगा, मतलब यहां पे जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो टेस्ट में 0 डाल दिया, ठीक है। तो यहां लास्ट में जब आएगा 4 होगा जब, तो 11 में 4 से डिवाइड करेगा तो 3 आएगा, रिमाइंडर 3 आया, तो यहां पे इस वाले में तो आई मोडुलो 3 नॉट इक्वल टू 0 है, तो टेस्ट में क्या डाल दिया, फिर से 0 डाल दिया,
उल्टा होगा, ठीक है। अब जब जब अगर प्राइम नंबर जब है तो अब है कि आई हमारा हो गया 5 तक चलेगा, 11/5। अब रिमाइंडर 1 आता है। अब जैसे ही रिमाइंडर 1 आया तो आई मोडलो जे नॉट इक्वल टू 0, आई मोडलो जे नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि 1 है, तो इसमें क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें 0 आ गया, दैट मीन्स ये हमारा सही था 0, और ये 1 ही होगा। तो यानी कि कभी भी वो डिवाइड ही नहीं हुआ, तो डिवाइड ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, टेस्ट में 0 ही रहा, और जब 0 रहा तो हमारा आई प्राइम नंबर हो गया। क्लियर, ये 0 ही होगा। तो इस तरह से हम लूप हमारा क्लियर होना चाहिए, तो आप इजिली कोई भी प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। राइट, बच्चों आपने सुना होगा फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 and 21 and so on. दिस इज कॉल्ड अ फिबोनाची सीरीज। इसमें क्या चीज है ऐसा, इसमें से हम ये नंबर एक कैसे निकालें, ये कैसे जनरेट हो रहा है, सबसे पहले हमें ये सोचना होता है, तभी हम लॉजिकली उसको राइट कर सकते हैं। तो पहले हमें ये देखना है कि ये निकलता कैसे है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर दोनों को जोड़ते हैं, इसको प्लस करते हैं तो हमारा ये निकलता है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा ये निकलता है, क्लियर। और इन दोनों को प्लस करते हैं तो मेरा ये निकलता है। अब हम लास्ट के 2 डिजिट को प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट डिजिट निकल रहा है मेरा। अब इन दोनों को प्लस किया तो मेरा ये आ गया। अब लास्ट के 2 डिजिट जो ये वाला है इसको प्लस कर रहे हैं तो मेरा ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ गया, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये आ गया। तो अब हमें ये लॉजिक फिट करना है इसमें कि ये नंबर हम कैसे जनरेट करें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा कि इसमें कैसे चल रहा है सीरीज या किस तरह से वर्क कर रहा है। उसी से हम लॉजिक फाइंड आउट करते हैं और देन ही हम उस पे अपना कोडिंग राइट करते हैं। क्लियर। तो इसके लिए करना क्या है आपको, हैश include iostream.h। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी आप इंटरव्यू में भी जाओगे तो बताएगा कि फिबोनाची सीरीज जनरेट करके दिखाओ, ठीक है। तो आप इजिली जनरेट कर सकते हैं void main। अब हम यहां पे क्या करते हैं, n नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज जनरेट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 कितने जनरेट कराने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लेना होगा इंट n, ठीक है, कितने नंबर। दूसरा एक हम ले लेते हैं t1 और एक ले लेते हैं t2, t1 t2, और इन दोनों नंबर को जोड़ने के लिए तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें, तो वो हम लेते हैं नेक्स्ट। या तो हम नेक्स्ट लिख सकते हैं या कुछ भी जो मर्जी, आप नेक्स्ट टर्म्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म मतलब अगला टर्म क्या आएगा, क्लियर। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो हमें रिक्वायरमेंट लगा, ठीक है। अब हम यूजर से बोल रहे हैं एंटर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज टू बी जेनरेटेड। मुझे लगता है मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं, आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं।
जनरेटेड, ओके। सी इन एन, एन में हमने इनपुट करा लिया कि कितने टर्म्स उसको जनरेट कराने हैं। अब हमें है कि इस लूप को, फिर हमें इसको लूप में डालना होगा, क्योंकि कितने टर्म बनाने हैं। तो हम यहां पे लगाएंगे 4 इंट आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 से लेकर जितने टर्म हमें जनरेट करना है, आई लेस देन इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस, क्लियर। मतलब जितना टर्म हमें, अगर हमने 10 डाला है इनमें तो 10 टर्म्स तक दिखाना चाहिए, इसलिए हमने 1 से लेकर वहां तक दिखाया। अब हम यहां लिखते हैं इफ, सबसे पहले हमें करना क्या है, T2 में 1 डाल दीजिए, नेक्स्ट टर्म में 0 हो गया, क्लियर। एंड T1 में आपको डालना होगा 0, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, 0 और 1 है। सबसे पहले तो 0 और 1 दिखाने हैं, तो उससे पहले तो कोई नंबर ही नहीं है, तो हम ऐड क्या करेंगे, इसलिए हमने T1 में 0 डाला और T2 में 1 डाला। जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे तो आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें और क्या करना चाहिए। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करा रहे हैं, इफ T1 इक्वल टू 0 देन सी आउट T1, T1 दिखा देगा, यानी कि 0 दिखा दिया हमारा, क्लियर। फिर यहां पे हम फिर से चेक किए, इफ T2 इक्वल टू 1, तो हमें T2 को शो करा देना। ये हम इसलिए कह रहे कि इसके बाद है ना 1 दिखा देगा कॉमा डाल के, इसलिए डबल कोट्स में हम इसको 1 डाला, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हमारा 0 1 तो आ गया, ये नंबर तो आ गया। अब हमें इन दोनों को ऐड करके तीसरा वेरिएबल निकालना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म जो हमारा वेरिएबल है ये वाला, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू T1 प्लस T2, इन दोनों को जोड़ के हमने नेक्स्ट टर्म में डाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब इस नेक्स्ट टर्म को जो है हमें सबसे पहले तो नेक्स्ट टाइम जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, वैल्यू भी स्वैप होने रहना चाहिए। तो अब यहां पे हमारा हो जाएगा T1 इक्वल टू T2, T2 को वैल्यू हम T1 में डाल देंगे। मैं बताता हूं ये कैसे काम करेगा। फिर T2 में हम क्या डालेंगे, नेक्स्ट टर्म, ठीक है। देन हम यहां पे जगह नहीं है तो हम यहां पे दिखा रहे हैं सी आउट नेक्स्ट टर्म एंड, यहां बंद हो गया, ये फॉर लूप बंद हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है देखिए, 0 1 तो हमने यहां से दिखा दिया। अब नेक्स्ट टर्म में क्या कर रहा है, T1 और T2 को जोड़ रहा है, यानी कि 0 प्लस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में कितना आ गया, 1, क्लियर। अब T1 में T2 डाल रहा है, T1 मेरा कितना है, 0 है और T2 1 है, तो यानी कि T2 में आ गया हमारा, T1 में आ गया 1 और T2 में क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म को डाल दे रहा है ये 1, ये वाला, ठीक है। और सी आउट नेक्स्ट टर्म कर दिया, तो नेक्स्ट टर्म मेरा क्या है, नेक्स्ट टर्म ये है आपका, यहां पे है नेक्स्ट टर्म, तो यहां पे 1 आ गया। अब ये लूप फिर से चलेगा, अब यहां पे T1 नहीं आएगा 0, क्योंकि T1 में हमारा क्या है 1 और T2 में 1 है, तो ये भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आएगा, तो यहां पे आएगा। तो यहां पे नेक्स्ट टर्म हम ये क्या कर देगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 कर देगा, ठीक है। 2 कर देगा तो
T2 में क्या आ जाएगा, T2 में 1 है तो T1 में 1 आ जाएगा, और T2 में क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या है मेरा 2 है तो 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट टर्म दिखा देगा, यानी कि यहाँ पे 2 दिखा देगा। फिर से लूप चलेगा, फिर जब लूप चलेगा फिर से हमारा यहाँ पे इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, नेक्स्ट टर्म पे आएगा। अब हमारा T1 T2 कितना है, 1 और 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा 3, और T1 मेरा कितना है, T2 कितना है 2, तो T2 को हम T1 में डाल रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 2, क्लियर, और नेक्स्ट टर्म डाल रहे हैं हम T2 में तो यहाँ पे आ गया 3, और नेक्स्ट टर्म हम दिखा रहे हैं, सी आउट करा रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 3। फिर से लूप चलेगा, जब फिर से लूप चलेगा फिर इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म में आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टर्म में T1 और T2 कितना हो चुका है, 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, नेक्स्ट टर्म में 5 आ गया, और T1 में हम क्या डाल रहे हैं, T2 की वैल्यू, T2 मेरा 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और T2 में क्या डाल रहे हैं, नेक्स्ट टर्म डाल रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म कितना है हमारा 5, और नेक्स्ट टर्म दिखा देंगे सी आउट, तो यहाँ हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही ये वैल्यू फिर से इसमें आ गई है, फिर से इसको 3 और 5 को जोड़ेगा 8 दिखाएगा, फिर वैल्यू इसकी वैल्यू इसमें डाल देगा, इसकी वैल्यू इसमें डालेगा, और लूप चलता रहेगा जब तक ये टर्म है ना इन तक नहीं पहुंच जाएगा, जितने टर्म्स दिखाने उतने दिखा देगा। तो दिस इज द फिबोनाची सीरीज, और वेरी वेरी इजी। आप इसको 2 3 4 बार अगर आप पेपर पे राइट करेंगे देन आप इजिली इसको समझ जाएंगे, और उसके बाद आप राइट भी कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारा है फिबोनाची सीरीज। तो आप देखो कुछ क्वेश्चंस और हम कर लेते हैं जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। किसी भी दो नंबर हम दे रहे हैं, उसका रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट निकालना है। तो हमें पता है रिमाइंडर निकालने के लिए मोडुलो का यूज होता है, और क्वोशिएंट निकालने के लिए डिवाइड बैकवर्ड स्लैश का यूज होता है। तो हम बाकी आपका सेम होगा, वॉइड मेन आपके हैज इंक्लूड एस्ट्रीन एस तो होगा ही इसमें, बाकी कुछ और देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम और कोई यूज कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे लेते हैं इंट, रिमाइंडर के लिए रेम ले लेते हैं, और क्वोशिएंट के लिए हम QU ले लेते हैं, कॉमा इक्वल टू 0 कर लेते हैं, इक्वल टू 0 एंड 0, ओके। अब हम दो वैल्यू लेते हैं, num1 एंड num2। अब यूजर को हमने बोला सी आउट इंटर दी नंबर, एक नंबर उसे इंटर करवाया जिसमें हम डिवाइड करेंगे या रिमाइंडर निकालेंगे, सीन num1, फिर सी आउट इंटर द num2, सीन num2, एंड यहाँ पे हम रिमाइंडर के लिए REM इक्वल टू num1 मोडुलो num2, तो ये रिमाइंडर निकाल देगा। और क्वोशिएंट के लिए COU num1 डिवाइडेड बाय num2, ठीक है। सी आउट रिमाइंडर इज डबल कोट्स बंद REM ENDL less than, now C out
कोशिएंट इज क्यू यू ओ एंड इंडेल। ठीक है, अगर मान लो कि 25 num1 है, num1 इज इक्वल टू 25 एंड num2 इज इक्वल टू सपोज कीजिए कि 3 है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? इन केस में रिमाइंडर 25 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 1। ठीक है, रिमाइंडर होगा 1 एंड क्वोशिएंट होगा आपका 8, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? इस तरह से आएगा। क्लियर? नोट इट अगेन। नाउ यूजर आप 3 नंबर्स इनपुट कराता है और उसमें लार्जेस्ट कौन सा है ये फाइंड आउट करना है हमें। तो सेम थिंग बार बार मुझे नहीं लगता कि प्रोग्राम लिखने की जरूरत है, कि आप वहां पे ले लेंगे इंट num1 num2 एंड num3, 3 नंबर ले लिया। अब हम तीनों नंबर इनपुट करा लेंगे। सी आउट, यहां पे लिख ही लो आप, वार्ड मेन ओपन एंटर 3 नंबर, सीन num1, एक साथ भी करा सकते हैं हम, num2 एंड num3, 3 नंबर एंट्री करा लिया हमने। अब यहां पे हम चेक करेंगे कौन सबसे बड़ा है। अब हम यहां पे चेक करेंगे इफ num1 ग्रेटर देन num2, num1 बड़ा है num2 से। num1 कब बड़ा होगा तीनों से? जब वो num2 से भी बड़ा होगा, num3 से भी बड़ा होगा। तो हम यहां लिखेंगे num1 ग्रेटर देन num2 एंड और ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? num1 ग्रेटर देन num3, num3 से भी बड़ा होगा। क्लियर? तो num1 बड़ा हुआ, देन सी आउट num1, डबल कोट्स, यहां पे डबल कोट्स नहीं दिया तो वैल्यू दिखाएगा उसका इज ग्रेटर। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे एल्स। अब num2 को भी कंपेयर कराना है, तब यहां पे हम लिखेंगे इफ num2 ग्रेटर देन num1 एंड num2 ग्रेटर देन num3। मतलब num2 कब बड़ा होगा? जब num1 से भी बड़ा होगा और num3 से भी बड़ा होगा, तीनों मतलब 3 में से सबसे बड़ा होगा तभी होगा, तब होगा वो बड़ा। तो हम यहां पे लिखेंगे सी आउट num2 इज ग्रेटर इज, नहीं तो क्या होगा? num3 तो बड़ा ही होगा, उसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सी आउट इज num3 इज ग्रेटर। जौन सा नंबर बड़ा होगा वो नंबर आपको दिखा देगा तीनों में, ये कोड। क्लियर? तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाया कि कौन दोनों में से दोनों से जो बड़ा हुआ वही बड़ा है। हमने num1 और num2 से बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज हो गया जो हम पहले पढ़े थे। इसी तरह से आप जैसे जैसे प्रोग्राम बनाते जाएंगे आगे आपको है ना ऑपरेटर्स वगैरह इस सब का यूज होगा, तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने क्यों पढ़ा था, क्यों यूज करते हैं। राइट डाउन।